बीए फाइनल के विद्यार्थियों, आज हम उसी क्रम में भारत की जो जनजातियों हों उसमें गौड़ जनजाति के बारे में बात करेंगे। इसका सवाल भी आ जाता है कि गौड़ जो जनजाति है उसका निवास स्थान, उसका व्यवसाय और उसकी सामाजिक या सोशल स्टेटस के बारे में और वहाँ का जो मेन व्यवसाय है उनके बारे में विशेष रूप से वर्णन करें या उद्यम के बारे में वर्णन करें। तो इसमें आपको सबसे पहले हैबिटाट की यदि हम बात करें तो गौड़ जाति अधिकांशतः मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पठारी भागों में निवास करती है। उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम भाग में भी कुछ गौड़ रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी विशेषकर बस्तर पठार में मुख्य वर्ग मारिया, मूरिया, अर्जा, परजा, भटरा, गडबा और हलबा और डागर हैं। आंध्र प्रदेश के गंजम और विशाखापट्टनम जिलों में भी साओरा वर्ग तथा कुरुश और केवट वर्ग के गौड़ रहते हैं। इसलिए इन जातियों को गौड़ जो जाति है वो अपने वर्गों को बांट दिया गया है और उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। यदि इनकी बस्तियों की बात करें और अर्थव्यवस्था की बात करें तो गौड़ लोग निवास के लिए नंगले अथवा पल्ली और छोटे छोटे गांव होते हैं। तो मतलब गांव से भी थोड़ी छोटी जो ढाणी टाइप होती है उसको नंगले या पल्ली कहते हैं। तो कई बार न्यू टाइप पूछ लेते हैं कि नंगले या पल्ली कौन सी जाति के लिए काम में लिए जाते हैं, उपयोग में होता है। तो गौड़ जाति, संथाल जाति, भील जाति या ग्रासिया जाति है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि नंगले या अथवा पल्ली जो है ये गौड़ जाति के छोटे छोटे गाँवों और ढाणियों को कहते हैं। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएं अत्यंत साधारण होती हैं। प्रत्येक गांव के निवासियों के लिए भोजन, वस्त्र और व्यवस्था उसी क्षेत्र के उत्पादन से हो जाती है। इन लोगों का मुख्य जो धंधा है वो कृषि और आखेट है और इसके आधार पर इन कुछ लोग जो है पशुपालन भी कर लेते हैं और मछली पकड़ना भी इनका पेशा है। अच्छा, उद्यम के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ये कृषि करते हैं और उस कृषि में दीपा कृषि, दीपा कल्टीवेशन और पेंडा कल्टीवेशंस यूज होती है। दूसरा हंटिंग होती है। तीसरा फिशिंग है। चौथा वनों की उपज द्वारा कुछ इकट्ठा करना है और पशुचारण है। तो अब इनका एक एक करके उल्लेख करेंगे हम कि यह दीपा कृषि क्या होती है। दीपा जो कृषि में जंगली जातियां अभी तक बहुत कुछ घुमक्कड़ बंजारा जीवन व्यतीत करती। बंजारा जैसे हमारे राजस्थान में हैं, इसी प्रकार की ये घुमक्कड़ जनजातियां हैं और ये कंदमूल और लकड़ी और जड़ी बूटियां से जीवन निर्वाह करती हैं। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशंस का नाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें नई साफ की गई भूमि को कुछ वर्षों तक जोतने के बाद छोड़ देते हैं और उस भूमि को साफ करके जोतने और बोने लगते हैं। इस कृषि ढंग को दीपा कहलाता है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि दीपा जो शब्द है वो कृषि के लिए काम में लिया जाता है, औजारों के काम में लिया जाता है, ये व्यवसाय वस्त्रों के काम में लिया जाता है। तो ये दीपा जो कृषि के लिए है उसमें 2-3 साल तक इसको काम में लेकर छोड़ देते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी बन जाती है। दूसरी भूमि को जोत करके बोने लगते हैं, उसको दीपा की कृषि कहते हैं। इसमें आसाम में इसको कुकी की जाति है वो झूमिंग कृषि के समान है। इसी तरह से पेंडा कृषि है। ये बस्तर के उन पहाड़ी भागों में जहाँ ढालों पर वन खड़े हैं पेंडा कृषि की जाती है। मतलब जो ढाल जो हैं और जो वन हैं उनमें ये कृषि की जाती है पेंडा में। और इनमें दोनों में समानता ये है कि 2 साल के लिए 3 साल की ज़मीन को परती छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें पेंडा के अंतर्गत खासकर उन छोटी जो ढाल हैं उन जंगली और झाड़ियाँ और घास आदि को काट करके उन जिन भागों में जल प्राप्त होता है उनमें छोटी छोटी नहरें काटकर नीचे खिंच सिंचाई की जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ढाल के नीचे भागों में लकड़ी के लट्ठे डाल दिए जाते हैं जिसके द्वारा बहता हुआ जल मिट्टी में रुकता है। इसे भूमि संरक्षण की ये विधि मानव द्वारा वातावरण समायोजन इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट का एक
बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे मनुष्य ने शताब्दियों के अनुभव के बाद सीखा है। तो ये हमारे दीपाकर्षी और पेंडाकर्षी ये गोंड जाति के द्वारा की जाती है। ये भी नुटाई में पूछ सकते हैं, इसलिए ये गोंड जाति वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। मछुआ जो फिशिंग की बात करें तो ये कुरुक और केवट तथा धीमर वर्ग के गोंड लोग मछुआ का जो मछलियाँ पकड़ने का कार्य करते हैं और बस्तर की सभी आदिम जाति मछुआ कर्म थोड़ी बहुत मात्रा में आवश्यक करती हैं, परंतु कुरुक वर्ग ने मछुआ कर्म को अपने साथ स्थायी पेशा बना लिया है। ये लोग कृषि नहीं करते हैं, इसी कारण से ये मारिया वर्ग से पूर्णतः भिन्न हो गए हैं। फिर भी उस क्षेत्र में कुरुक वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है और कुरुक लोग अपनी मछलियों को अनाज के बदले में मारिया लोगों को दे देते हैं, इसलिए कुरुक लोगों को इस अर्थव्यवस्था में से पृथक रखा गया है। यदि पशुचारण की बात करें तो रावत वर्ग भी गोंड जाति का ही एक उपवर्ग है। रावत और मतलब इनको उपवर्ग बना दिया गया है, अलग अलग अपने कास्ट में काम के आधार पर इनको इस गोंड जाति के कई उपवर्ग बना दिए गए हैं। यद्यपि ये विकसित प्रदेशों में रावत जाति ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्गों में आती है, फिर भी गोंड लोग भी एक वर्ग का नाम रावत वर्ग है। रावत वर्ग का जो पेशा है वो पशुपालन है। ये लोग गाय भैंस और दूसरे जो कृषकों को बेच देते हैं और रावत लोग मछुआरा और दूध दही और अन्य भोज्य सामग्री सभी लोगों से खा लेते हैं। अतः समाज में इन्हें धीवर आदि से भी अधिक पवित्र माना जाता है, क्योंकि इनका मुख्य जो उद्यम है कृषि और लकड़ी काटना है। इसके लिए दस्तकारी या उद्योग का विकास नहीं हो सका है। यदि लघु कुटीर उद्योग की बात करें तो प्रत्येक गांव में 2 या 3 गांवों के लिए एक लोहार परिवार होता है, जो कि बहुत साधारण औजार बनाता है। उन लोगों में लोहार जाति कोई अलग जाति नहीं होती है, मतलब लोहार जाति इनमें अलग नहीं है। इन्हीं में जो लोहे का काम करता है गोंड जाति में उसको लोहार कहा, और उस परिवार के लोग हैं लोहार का पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे हैं। आंध्र प्रदेश में गंजम और विशाखापट्टनम में सावारा वर्ग के बहुत से गोंड परिवार छोटे उद्योग में लगे रहते हैं, जिसे अरिसी वर्ग के लोग हाथ करघों से कपड़े बुनते हैं। कुंदाल वर्ग के लोग टोकरियां बनाते हैं और बहुत से परिवार लोहार हैं। औजारों की बात करें, टूल्स और इम्प्लीमेंट्स की बात करें तो गोंड लोग के औजार बहुत ही साधारण और भद्दे किस्म के होते हैं। मतलब ये खुद स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इतने इनमें सफाई नहीं होती है। और ये कृषि के अधिकांश जो औजार हैं जैसे निराने हैं, खुरपी है, सिंचाई के फावड़े हैं, फसल काटने की दरातियाँ हैं, हंसिए हैं, लकड़ी काटने की दरातियाँ हैं, हंसिए और लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी और आखेट करने के तीर आदि बना लेते हैं। पशु बलियों की भी बात है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलियाँ देते हैं और पुरखों की प्रेत आत्माओं को भी बलियाँ दी जाती हैं। उनके उपलक्ष्य में उत्सव और नाच गान भी होते हैं। ऐसा करने से ये लोग समझते हैं कि खेती की पैदावार कई गुना होगी। देवताओं के रुष्ट होने पर बिल्कुल फसल नहीं होगी। बीजों के बोने से पहले भी देवी माता की पूजा की जाती है, जिससे बलि दिए जाने वाले पशु का रक्त बीजों पर भी बिखेर देते हैं ताकि देवी माता प्रसन्न हो और फसल अच्छी हो। इसी तरह से आभूषण, वस्त्र और आभूषण की यदि बात करें कि जो गोंड जाति की जो स्त्रियां हैं पुरुष कौन से किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो गोंड लोग प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पास के किसी कस्बे से जाकर सूत और सूती कपड़ों का मोल ले लेते हैं। ये सूत के वस्त्र अपने गांव में तैयार कर लेते हैं। कभी कभी कोई घुमक्कड़ लोग सौदागर भी फेरी लगाते हुए उनके गांव में आ जाते हैं और कपड़ा बेच जाते हैं। तो आभूषण की बात करें तो स्त्रियाँ मूंगे और नकली मोतियों के बने आभूषण पहनती हैं और मूंगे और कोड़ियों को गूंथ कर हार बना लेती हैं, जिनको फूल पत्तियों में बने देसी रंगों से रंग लिया जाता है। एल्युमिनियम की बालियाँ भी पहनती हैं। पशुओं के सींगों से कंघे बनाए जाते हैं। सफ़ेद बांस के कंगों से बालों को सजाया जाता है। इस प्रकार ये अलग अलग इनकी व्यवस्थाएं हैं। शरीर पर गोदनी का भी इनका बहुत सा प्रचार है। मजदूरी की बात करें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। श्रम मजदूरी, कबाड़ी तथा प्रथा। मतलब श्रम मजदूरी और कबाड़ी प्रथा की बात करें तो मजदूरी के बदले में प्राय अनाज और कुछ रुपया दिया जाता है। खेती की नौकरी कभी कभी
दास का रूप भी धारण कर लेती है। बड़े कृषकों के पास ऐसे नौकर मजदूर होते हैं जो जन्म भर ही एक किसान की नौकरी करते हैं। जब कोई मजदूर अपनी बेटी की शादी करता है या गांव पंचायत को जुर्माना देता है तो वह रुपयों की ज़रूरत समझता है और तब कर्जा लेता है और इस कर्जे को वह कृषि सेवा द्वारा ही चुकाता है। इस प्रथा को कबाड़ी मजदूर प्रथा कहते हैं। तो ये भी कई बार नोटाई में पूछ सकते हैं कि कबाड़ी मजदूर प्रथा कौन सी जनजाति या जाति के द्वारा काम में लिया जाता है। तो ये गौंड जाति के लिए कबाड़ी मजदूर प्रथा, जिसमें कि पूरी उम्र वो कर्जा लिया होता है, वो श्रम करके उसको चुकाना पड़ता है। जब कोई कबाड़ी मरते समय अपने स्वामी किसान का कर्जा नहीं चुका पाता है तो ऋण भार उसके बेटों के कंधों पर भी आ जाता है और उनका बेटा जीवन भर कबाड़ी रहकर ही अपने स्वामी कृषि की सेवा करता है। कबाड़ी मजदूरी के बदले में उसको ज्वार, चावल, नमक, मिर्च, तंबाकू आदि मिलते हैं और कुछ रुपए भी मिलते हैं जिनसे वो कपड़े आदि का काम पूरा कर लेता है। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात आदिवासी जीवन के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस कबाड़ी प्रथा को बंद की जा रही है। वर्तमान की स्थिति यदि हम देखें, इस गौंड जाति की वर्तमान की स्थिति देखें तो लगभग 25 वर्षों से गौंड लोगों के निर्माण उद्योग में श्रमिक कार्य करने की बड़ी सुविधाएँ मिली हैं। बहुत बड़ी संख्या में ये आदिम जातियों के लोग कोयला खानों में, लोहा धातु की खानों में, मैग्नीज खानों में श्रमिकों कार्य कर रहे हैं। भिलाई इस्पात निर्माण केंद्रों में, अन्य मशीन निर्माण केंद्रों में ये लोग श्रमिक कार्य करते हैं। इस नई तकनीक के संपर्क में आने से इन आदिवासियों के जो अर्थव्यवस्था में बड़ी उन्नति हुई है और निर्माण केंद्रों को समीप उनकी बस्तियां स्थायी रूप से बस गई हैं। मतलब ये जो घुमक्कड़ जो जाति थी, कुछ लोग घुमक्कड़ करके अपना जीवन यापन करते थे, वो बंद हो गया, स्थायी रहने लगे हैं और नारी जीवन की कठिनाई भी कम हुई हैं। इस यातायात का विकास होने से नगरों से इनका संपर्क हुआ है और इनका जीवन सुखी हो गया है और संपन्न हो गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये गौंड जाति है वो हमारे अधिकांशतः जो मुख्यतः मध्य प्रदेश की जाति है, उसके साथ में आंध्र प्रदेश और गंजम वगैरह जो ज़िले हैं उसमें ये पाई जाती है। उस आधार पर इसका हम वर्णन कर रहे हैं।